प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में लगभग 2.5 महीने से भयानक युद्ध चल रहा है दो समुदायों के बीच में। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर घातक हथियारों से हमला कर रहे हैं। इस अशांत प्रदेश में व्यवस्था स्थापित हो, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर 4 दिन का प्रवास करके भी आ चुके हैं। उनके प्रयासों के बाद थोड़ा सा अंतर आया था और लगातार बीरेन सिंह की सरकार ने जिस प्रकार कोशिशें की हैं उससे धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में भी हो रही है। लेकिन संसद सत्र से ठीक 1 दिन पहले जिस तरह से वहाँ पर इसी साल 4 मई को जो एक घटना घटी थी उसका वीडियो वायरल हुआ है, तब से तमाम विपक्षी दल और बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार सरकार पर हमलावर हैं। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का फेलियर है। आप समझिए, सुदूर पूर्वोत्तर के एक भाजपा शासित राज्य में ये घटना घटी है और हमला केंद्र सरकार पर और मोदी सरकार पर किया जा रहा है। घटना अत्यंत निंदनीय, विभत्स और बहुत ही ज्यादा भर्त्सना करने योग्य है। जिस तरह से 2 महिलाओं को, कुकी समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें पीटा गया, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की कोई स्थान नहीं है। लेकिन सोचिए कि कौन थे वो लोग जिन्होंने लगभग 2.5 महीने पहले इस वीडियो को बना लिया और उसे सहेज के रखे रहे अपने पास कि संसद सत्र से ठीक 1 दिन पहले इसे बहुप्रसारित यानी कि वायरल करेंगे ताकि इसका अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। इस घटना के तुरंत बाद अगर इस वीडियो को जारी कर दिया गया होता, पुलिस को सौंप दिया गया होता, तो वो हैवान जो अब पुलिस के हाथों चढ़े हैं और शिक्षकों के पीछे पहुंचे हैं, वो 2.5 महीने तक आज़ाद ना घूम रहे होते और अन्य महिलाओं के साथ जो उन्होंने दुष्कर्म किए होंगे या जो अत्याचार किए होंगे वो करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। तो क्या इसका पाप, इसका अपराध उन लोगों पे नहीं है जिन्होंने इस वीडियो के लिए छिपा के रखा था और वो अधिकतम राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे? जब ये सवाल उठाया जाएगा तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो संघ और भाजपा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए इस सवाल पर कि आखिर क्यों उस वीडियो को छुपा के रखा गया था। जब से ये वीडियो आया है, खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले बड़े बड़े पदों पर रहे पत्रकार लगातार सरकार पे हमलावर हैं। रवीश कुमार जी एक लंबे समय तक एनडीटीवी में रहे। उनकी रिपोर्टिंग के बारे में आप भी जानते होंगे कि जब सैन्य ठिकाने पे हमला हुआ था तो उनके उस टीवी चैनल पर रहते हुए किस तरह की रिपोर्टिंग हुई थी। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। आज मैं बात करना चाहता हूं जो वीडियो इन लोगों ने बनाए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा और सबसे अंत में झूठ का पुलंदा लेकर के बैठने वाले पत्रकार अभिसार शर्मा के एक वीडियो पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं उन वीडियो की जो इन लोगों ने बनाए हैं। पहला वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाए हैं रवीश कुमार ने। जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर ना छोड़ने की बात कही, उन्होंने इस घटना के साथ में देश में अन्य भी जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उनका भी जिक्र करते हुए कहा कि कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं होना चाहिए और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात मिर्चा लगा गई तमाम उन बुद्धिजीवी पत्रकारों को कि भाई विपक्षी जहां पर सरकार है वहां पर महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो दुराचार हो रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा रवीश कुमार ने? 26 मिनट 33 सेकंड का वीडियो बनाया और कह रहे हैं यही बोलना था तो ना ही बोलते प्रधानमंत्री। तो क्या बोलते? जो आप बुलवाना चाह रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं, समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या उन लोगों की भाषा बोलते जिन्होंने 2.5 महीने तक इस वीडियो को छुपा के रखा। एक और वीडियो बनाया है इन्होंने मणिपुर, ये बाद में बनाया है, 13 मिनट 55 सेकंड का। मणिपुर पर चुप्पी तोड़िए, बोलिए, अपील। क्या केवल बोलना अनिवार्य है? ये बात सही है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और जो 77 दिन तक वो खामोश रहे, इसका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन
क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मणिपुर नहीं गए? क्या उन्होंने वहां जाकर के सीधे तौर पर स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी को नहीं दिए? लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरे एक बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं वाजपेयी जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। इन्होंने भी 2 जो है वो वीडियो बनाए हैं। इन्हें तो लगता है जितने भी कदम उठ रहे हैं बस उसके बाद में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बाद 24 में जो है वो भाजपा की सरकार चली जाएगी, मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। पता नहीं किस किस चीज में वो मास्टर स्ट्रोक ढूंढते रहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे तो 100 केस हुए हैं, मणिपुर सीएम ने ही खोल दी मोदी की पोल। मैंने अभी कहा था आपसे। आगे लिखते हैं, आप में हिम्मत नहीं तो हम लेंगे एक्शन, चंद्रचूड़ की सरकार को चेतावनी। 22 मिनट 22 सेकंड का ये वीडियो है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का। भाई बीरेंद्र सिंह बता रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है मणिपुर की। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, इनके बीच संघर्ष चल रहा है। दोनों ही समूह गिरोहबंद होकर के घातक हथियार लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उनकी बस्तियों पर हमला कर रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार और दुष्कर्म कर रहे हैं। ये वीडियो एक आया है, ऐसा एक नहीं, सुनने में आया तमाम वीडियो इस तरह के वायरल हो रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। लेकिन आपको संवेदनाएं कब जगी? जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था और जब दुराचार की घटना मैतेई समाज के द्वारा की गई और पीड़ित इसमें कुकी समुदाय की महिलाएं थीं। ये जो आपका सेलेक्टिव संवेदनाएं हैं ये दर्द देती हैं कि आप कैसे बुद्धिजीवी हैं। एक और वीडियो इन्होंने बनाया है, मणिपुर से आई रूह कपा देने वाली तस्वीर, क्या इसके बाद प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का हक है? चलिए प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते हैं, फिर क्या होगा? क्या जिम्मेदारी से भाग जाना चाहिए? जब देश जल रहा है, देश का एक हिस्सा जल रहा है, उस समय पर पूरी हिम्मत के साथ उस हिस्से में आग को बुझाने का काम करना चाहिए, आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। क्या करने गए थे राहुल गांधी जी? जहां पे आग लगी हुई थी, इतने हाईली सिक्योर्ड पर्सन हैं, उनके परिवार के, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, उनकी दादी जी की हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद अगर उनको खुनेच भी आ जाती तो ये लोग जो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को जाने से रोक दिया, वही लोग छाती पीट रहे होते और विधवा विलाप कर रहे होते। उनकी सुरक्षा की चिंता के सरकार को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ की सरकार को चेतावनी, हम एक्शन लेंगे। भाई चंद्रचूड़ जी भी वही करेंगे जो सरकार कर रही है, वो भी पुलिस को एक्शन लेने की जो है वो निर्देश देंगे। क्या गृह मंत्री जी ये निर्देश नहीं दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री की इस विषय पे बात नहीं हुई होगी? क्या जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के वीरेंद्र सिंह, उनको इस तरह के निर्देश नहीं दिए गए होंगे? केंद्रीय बल वहां पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं? चंद्रचूड़ जी क्या करेंगे? निर्देश तो ही देंगे, एक एसआईटी का गठन कर देंगे बहुत हद से हद, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रिटायर्ड कोई जज कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के। क्या फर्क आ जाएगा इससे? अल्टीमेटली जो काम करना है वो सुरक्षा बलों को करना है। वहां की स्थितियां अत्यंत संवेदनशील हैं और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके अलावा आरफा खानम जी हैं द वायर की, वो भी कह रही हैं मणिपुर की शर्म में डूबा पूरा देश, मोदी जी अब भाषण नहीं इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा मांग रही हैं। जिसको देश की जनता ने असीम प्यार दिया, दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं में एक है, जिसके निर्णय लेने की क्षमता का सब लोग लोहा मान रहे हैं, दुनिया भर में जिसकी प्रशंसा हो रही है, जिसकी इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता को हर कोई प्रणाम कर रहा है, नमन कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो आदमी इस्तीफा दे दे और मणिपुर के हालात सुधर जाएंगे? अभी इस पे बात करते हैं हम थोड़ी सी और। अजीत अंजुम, इन्होंने भी 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो बनाया 32 मिनट 30 सेकंड का, कह रहे हैं चंद्रचूड़ के डर से मोदी ने आज मुंह खोला, मणिपुर पर ऐसी रस्म अदायगी। आपको लगता है कि मोदी जी ने जो बयान दिया वो चंद्रचूड़ जी के डर से दिया? नहीं, मेरा अपना मानना है वो उन्होंने ये बयान आप जैसों के डर से दिया।
आप जैसे जो तमाम पत्रकार हैं, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हो गए, आपके रवीश कुमार हो गए, आरवा खानम हो गई, अविशार शर्मा हो गए, इन लोगों ने जो विमर्श करते हैं, जो लोगों को बरगलाते हैं, उनके डर से ये बयान दिया गया है। एक्शन तो सरकार लगातार दे रही है। मुझे लगता है कुकी समुदाय की महिलाओं पर अत्याचार होते हुए उन्हें मालूम था कि वो लोग जो घरों में दुब के बैठे हैं वो एकदम आक्रामक होकर के बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहां पर अत्याचार करने वाला इस वीडियो में मैतेई समाज के लोग दिख रहे हैं, समुदाय के लोग दिख रहे हैं, और जो पीड़ित है वो कुकी समाज के लोग हैं। दूसरा एक और इन्होंने वीडियो बनाया है, मोदी के घड़ियालू आंसू पर ऐसी रिपोर्ट, 56 इंच का किया ऐसा चोट की, फिर डॉट 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 है। 23 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है। 56 इंच की छाती हम लोगों ने देखी थी जब घर में घुसकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जब एयर स्ट्राइक की थी और हमारे जांबाज पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने बंधक बना लिया था, तो घर तक छोड़ने आए थे वो लोग। डर के मारे कांप रहे थे वहां के जो मंत्री और वहां के सेना प्रमुख हैं, उनके पैर कह रहे थे कि कहीं भारत जो है वो हमला ना कर दे। ये होती है 56 इंच की छाती। आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति इस्तीफा देकर के चला जाए और तब आप और आपके वो प्रिय जो नेता हैं वो लोग उस मणिपुर को शांत कर लेंगे। ध्यान कीजिए, सन 2014 से पहले मणिपुर या जो अन्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी क्या स्थिति थी। उन राज्यों का नाम और उन पर चर्चा भी शेष भारत में नहीं होती थी। आज त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय ऐसे छोटे राज्यों में भी जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो राष्ट्रीय खबर होती है। हर व्यक्ति, हिंदी बेल्ट के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आंखें गड़ा करके टीवी देख रहे होते हैं कि वहां के नतीजे क्या आ रहे हैं। ध्यान कीजिए, सन 2014 से पहले इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब कोई अप्रिय घटना होती थी तो उसकी खबर तक इस बाकी भारत को मालूम नहीं चल पाती थी। यहाँ तक कि सन 1990 में जब अपने कश्मीर में, घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुए, उनकी खबरें भी मीडिया ने और अखबारों ने उतनी ही दिखाई जिससे कि पूरे देश में किसी भी प्रकार का आक्रोश ना फैले या वहाँ पर जो हो रहा है उसी वास्तविकता से पूरी तरीके से लोग परिचित ना हो पाए। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 30 साल से ज़्यादा समय हो गया है कश्मीर की उन दुर्दांत घटनाओं के लिए, लेकिन आज तक उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट जो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया मणिपुर की घटनाओं को लेकर के, वो उस मामले में कह रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है, पुराने जख्म कुरेदने की क्या आवश्यकता है। खैर, ये एक अलग विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आज जो ये पत्रकार हैं तथाकथित बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उन पर ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक और पत्रकार हैं जो अपने झूठ और प्रपंच के लिए, मेरी निगाह में तो बहुत झूठ और बहुत ज़्यादा प्रपंच करते हैं, अविशार शर्मा, रहे बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। उन्होंने भी 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो है देश को शर्मिंदा करने वाला वीडियो हुआ वायरल 18 मिनट 18 सेकेंड का, और दूसरा बनाया है, हाँ, तो इसमें भी उन्होंने केवल ये कहा है कि देश बड़ा शर्मिंदा हो गया है, मोदी सरकार पे हमला किया है, वीरेंद्र सिंह पे हमला किया है, और केवल एक ही बात स्थापित करने की कोशिश की है, ये पूरी तरीके से भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकार का फेल्यूर है। लेकिन एक वीडियो जो उन्होंने दूसरा बनाया है, मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये दिखाएगा कि किस तरीके से दोगलापन है इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की बातों में और उनकी संवेदनाओं में। ये जो वीडियो है ये 16 मिनट 6 सेकंड का है अविशार शर्मा का, और मैं कह रहा हूँ आपसे, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि उनके YouTube चैनल पर जाइए और उसको ध्यान से देखिए और एक एक बात को सुनिए और समझिए कि किस तरह की आवाज़, किस तरह के भाव उससे निकल रहे हैं। पहले उसका जो आपके लिए देख भी रहे हैं आप इस पर, उसका जो थंबनेल है वो जब पढ़ के बताता हूँ, उसका शीर्षक क्या रखा है उन्होंने, बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी महिला के साथ अन्याय की क्या है सच्चाई, पूरी कहानी।
क्या है सच्चाई। ये जो वीडियो आया है मणिपुर का, ये 2.5 महीने तक लोगों ने छुपा के रखा अधिकतम राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जबकि उस महिला प्रत्याशी ने जो हावड़ा की थी तत्काल पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन उसमें क्या है सच्चाई ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये थंबनेल में ही लिखा जा रहा है। लेकिन अब मैं आगे बात करता हूं, क्या कहा है इन्होंने अपने पूरे वीडियो में। जो 16 मिनट का ये वीडियो है, ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अगर कहीं पर भी महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता है, कोई दुराचार होता है, तो मैं हमेशा उस महिला के साथ खड़ा होता हूं। मैं पुलिस की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता, मैं उसके साथ खड़ा नहीं होता। ये कहना है अभिसार शर्मा का। लेकिन अपने ही वीडियो में वो डीजीपी जो हैं कोलकाता के, इसके पश्चिम बंगाल के, उनका पूरा बयान सुनवाते हैं और कहते हैं कि इस पर जवाब बीजेपी को देना चाहिए। आप तो महिला के साथ खड़े होते हैं, उसके बयान को ही सच मानते हैं दुष्कर्म के मामले में। फिर ये विशेष केस क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार ममता बनर्जी की है, वो भाजपा की सरकार नहीं है। उसको तो प्रोटेक्ट करना, उसे बचाना, वो तो आपका धर्म है, परम धर्म है। क्या कह रहे हैं कि डीजीपी ने बताया है, उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, हम पे कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। जहां पर कोई वीडियो एविडेंस नहीं होता, वहां पे क्या दुष्कर्म के मामले माने नहीं जाते? क्या आप इस बात को मान रहे हैं? जो घटना या जो हालात पश्चिम बंगाल में थे सन 2021 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद, क्या वो आपने नहीं देखे थे? क्या उनकी जानकारी आपको नहीं है कि कैसा भय और आतंक का माहौल वहां पर टीएमसी के गुंडों ने बना रखा था? मैं बार बार कहता हूं कि टीएमसी ने जो किया है वहां पर, ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें राज्य सरकार का समर्थन हासिल है। अगर कहें तो लगता है जैसे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है। हो सकता है ना हो, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं माने कोई भी जना? क्या ममता बनर्जी का अपनी पार्टी के काडर पर, अपने कार्यकर्ताओं पर इतना भी नियंत्रण नहीं है? क्यों नहीं हो रही है उन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई? लेकिन ममता जी जो कर रही हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए कर रही हैं, राजनीतिक लाभ हानि देख करके कर रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं जो बुद्धिजीवी हैं? आपने तो इस मामले में अपने इस वीडियो में कठुआ की घटना का भी जिक्र कर दिया। याद है आपको? उस मामले का जो मुख्य आरोपी बनाया था वहां की एसआईटी ने, विशाल जंगोत्रा, वो उस समय पर घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। उसे फंसाने के लिए जिन लोगों से झूठे बयान करवाए गए, उनको प्रताड़ित किया गया, इसको लेके एसआईटी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप आज भी उसी बात का ढोल पीटे पड़े हैं। उस मंदिर को हम लोगों ने तमाम न्यूज रिपोर्ट्स में देखा कि उसमें इस तरह की घटना हो पाना संभव ही नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि आपके नैरेटिव के लिए वो घटना सूट करती है, तो आप तो उसे बार बार उसका उल्लेख करेंगे ही। लेकिन जैसे ही बात आ रही है पश्चिम बंगाल की, तो आपको वीडियो एविडेंस चाहिए। आप ये भी कह रहे हैं कि डीजीपी उनसे कह रहे हैं कि 164 के तहत बयान दर्ज कराने महिला नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के हालात आपको मालूम है? वहां बम चल रहे हैं, लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, घरों में आग लगा दी जा रही है। इतना आतंक है टीएमसी के गुंडों का। आप उम्मीद कर रहे हैं ऐसे में वो महिला उस पुलिस के पास में जाएगी जिसका संरक्षण प्राप्त है इन टीएमसी के लोगों को। इसके अलावा आपने एक बात और कही है कि उस महिला ने अपना चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल क्यों नहीं कराया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इतनी जानकारी आपको भी होगी, और जहां तक मैं समझता हूं, वैसे कानून का मैं छात्र नहीं रहा हूं, कि मेडिकल करवाना तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जब ये आरोप उस महिला ने लगाए थे और तत्काल उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था, तो पुलिस ने उसका मेडिकल क्यों नहीं करवाया? लेकिन ये सवाल आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, इससे ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनेगा। ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में खड़ी होगी।
अभिसार जी, निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघते हुए आपने तो यहां तक कह दिया कि मीडिया इसमें खेल कर रहा है। आपको बंगाल में भाजपा प्रत्याशी के साथ हुई घटना खेल नजर आ रही है। इससे ज़्यादा निर्लज्जता की और दोगलेपन की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। शर्म आनी चाहिए आपको कि एक महिला के साथ इतना खराब व्यवहार हुआ, उसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और आपको लग रहा है कि मीडिया इसमें खेल कर रहा है और वो महिला झूठ बोल रही है। आपने अपने वीडियो में साबित करने की कोशिश की है। बार बार मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, जो मैंने कल बनाया था, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, कि चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो या मणिपुर का मामला। हालांकि मणिपुर में अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हालात तेज़ी से सुधर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वहाँ पर कानून व्यवस्था असफल हुई, कानून का राज खत्म हुआ, इन दोनों राज्यों में केंद्र सरकार को धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। आवश्यकता थी तो वहाँ पर केंद्रीय बल और सेना को भी उतार देना चाहिए था। आम जनता को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और केंद्र सरकार मूक दर्शक बने हुए नहीं दे सकती। इसके जवाब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देने ही होंगे। लेकिन ये लोग जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका एक उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से 2024 का चुनाव परिणाम भाजपा के खिलाफ और उस विपक्षी दलों के पक्ष में आ जाए, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं। इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इस झूठे नैरेटिव का हम सबको विरोध करना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।